चलो जी, कल हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में थोड़ा सा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा प्राइमरी साइड जो है गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या है, एल्वेलाई, लेकिन दो जगह होगा, एल्वेलाई में और टिश्यू में। और पार्शियल प्रेशर क्या आता है कि वो प्रेशर जो एक इंडिविजुअल गैस एक मिक्सचर ऑफ गैस में लगाती है, क्या रहता है पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर हमें दो चीजों की बात करनी है, O2 और CO2। तो O2 के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, PO2 और PCO2 लिखते हैं इसको। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और टिश्यू में जब सेल में यूज हो जाएगी ऑक्सीजन वहां सबसे कम होगा, ये वाली बात ध्यान रखनी होगी। अब इसके बाद जो पार्शियल प्रेशर है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है डिफ्यूजन होना, सॉल्युबिलिटी पर भी निर्भर करती है और मेम्ब्रेन की थिकनेस, तीन चीजों पर निर्भर करती है किसी भी गैस का ट्रांसपोर्ट, किसी भी गैस का एक्सचेंज। यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं CO2 और O2 की। तो पहला, सबसे पहले तो मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए, नंबर 2 उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और तीसरा पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की वो चीजें मूव कल हमने ये पढ़ा। इसके बाद डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या थी कि जब गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना है उसके लिए पहले गैसेस को क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। एल्वेलाई में से ऑक्सीजन ब्लड में, ब्लड से CO2 एल्वेलाई में आनी चाहिए, पहला स्टेप है। तो इसका जो एक्सचेंज है वो कैसा होगा, साइमल्टेनियसली O2 ब्लड में, ब्लड से CO2, यहाँ से ब्लड से जब वो जाएगी एओर्टा आर्टरी होगी वहां पहले टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन डाली जाएगी, वहां से CO2 अंदर ले जाएगी, फिर टिश्यू फ्लूइड से ऑक्सीजन डाली जाएगी सेल में, सेल से CO2 टिश्यू में, फिर वहां पर यूज होगी CO2 बनेगी। अब तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, CO2 का, मेम्ब्रेन की थिकनेस और सॉल्युबिलिटी, ये तीन मेन फैक्टर है। सबसे ज्यादा एनसीईआरटी ने किस पर तवज्जो दी, सॉल्युबिलिटी, कि जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की उतना ज्यादा वो होगा। CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25% है, ऑप्शन में जो भी होगा वो लिखनी है आपको, 20 से 25% ज्यादा है CO2 की, इसलिए उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसलिए उसका ट्रांसपोर्ट भी, गैसेस एक्सचेंज भी जल्दी से हो सकता है। बात समझ में आ गई है? अब समझिए बात को कि ये है एल्वेलाई। एटमॉस्फेयर से क्या आएगी, एयर, जिसमें क्या होगी, ऑक्सीजन भी होगी और CO2 भी होगी। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 कितना है, 159, और PCO2 कितना था 0.3, 0.4% है। पार्शियल प्रेशर 0.3 है, तो पार्शियल प्रेशर हो गया 0.3 mmHg। अब जब ये एयर यहाँ पर आ गई तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना बताया एनसीईआरटी ने, 104, और यहाँ पर PCO2 बताया कितना। अब बात समझने की कोशिश करो, घटना समझना था कि यहाँ पर अगर 45 होगा तो आइए पता करो कि CO2 की रेंज 40 और 45 मिलेगी मैक्सिमम आपको। तो अगर इसके अंदर CO2 आ गई है तो उसका मतलब ब्लड में ऑब्वियसली से ज्यादा होनी चाहिए, ये भी तो आएगी। और अगर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कम हुआ तब यहाँ से आएगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन अंदर आएगी, CO2 एल्वेलाई में जाएगी, तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर PO2 कम होगा, यहाँ पर PCO2 ज्यादा होगा, तभी तो CO2 यहाँ जाएगी और O2 यहाँ आएगी। ऑब्वियस बात है ना दोस्त। अब यहाँ पर जब 104 है तो यहाँ पर जो है इसकी कितना होगा, PO2 40, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इससे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, बाकी सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी। अब आगे जाकर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डाल देंगे तो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब यहाँ पर जो PO2 हो जाएगा वो कितना हो गया, 90, और PCO2 बढ़ेगी घटेगी, यहाँ पर यहाँ के कंपेरिजन में बढ़ेगी घटेगी, यहाँ पर कितनी थी 45, कभी तो उधर जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी 40, क्योंकि मैक्सिमम CO2 आपको 40 और 45 के रेंज में नजर आएंगे हर जगह मैक्सिमम, इस पे ज्यादा करेक्शन आपको नजर नहीं है, इनमें तो बहुत अंतर है।
यहाँ तक वाली बात समझ आ गई। अब इस ब्लड को क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बाहर निकलेगा किसकी वजह से, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन कहाँ जाती है, लेफ्ट ऑरिगन या लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम इसमें खुलता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, सिस्टेमिक एओर्टा, पूरा नाम है ओरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा, सिंपली आप लगा सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा हार्ट के ऊपर से निकल कर बस आता है और अब वो बन गया डॉर्सल एओर्टा। ये हार्ट था, हार्ट से ऊपर से निकल गया है, हाँ वैसे। अब जैसे वो उसके पीछे आया क्या बन गया डॉर्सल एओर्टा, और डॉर्सल एओर्टा से वेरियस आर्टरी के साथ पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूं कि यहां से किस पे गया एओर्टा, कौन सा, सिस्टेमिक एओर्टा, तो सिस्टेमिक एओर्टा में PO2 कितना हो जाएगा, PCO2 कितना होगा, अरे ये तो है अभी चेंज हो गया, याद करने बात समझ आ गई। अब यहां से ये एओर्टा से कहां जाएगा, आर्टरी, और आर्टरी से कहां जाएगा टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड से कहां जाएगा सेल के अंदर, ऑक्सीजन ब्लड। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, O2 यूज होगी, CO2 बनेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टेप अभी हम रेस्पिरेशन में पढ़ गया है। इसका मतलब यहां पर O2 जब आएगी फिर यूज होगी, यूज होकर CO2 बनेगी, CO2 का लेवल बढ़ेगा, O2 का लेवल जाने के बाद घटेगा। O2 का लेवल पहले आएगी तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे वो यूज हो जाएगी उसके बाद घट जाएगा, लेकिन CO2 का बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब इस सेल में जब O2 मिली और वो यूज हो गई, यूज होकर उसने एनर्जी बना ली, एनर्जी बनाने के साथ CO2 रिलीज करी, अब वहां पर PO2, इसके अंदर सेल की बात कर रहा हूं, PO2 कितना घटते रहेगा 20, अब PCO2 कितना हो गया, कितना जाना चाहिए 50 हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी नहीं है। बात समझ आ गई, जितना एनसीईआरटी डाटा दिया वो आप याद रखिए, याद रहे क्या नहीं, यहां तक बात समझ आ गई। अब ये समझो बातों को कि यहां पर ऑक्सीजन आ रही है इसलिए PO2 बढ़ रहा है, यहां से CO2 जा रही है इसलिए PCO2 घट रहा है। अब एक बात मैं समझता हूं, बहुत बढ़िया बात है कि जब ऑक्सीजन अंदर आ गई CO2 बाहर निकले तो CO2 बाहर फेंकी गई एक्सपायरेशन से, लेकिन एल्वियोलाई से डायरेक्ट थोड़ी गई, एल्वियोलाई से एट्रिया, चैम्बर, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस से होगी, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती है, तब बाहर। तो जस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या था, पल्मोनरी वेंटिलेशन जो हुआ था उसमें से जो एल्वियोलर वेंटिलेशन था वो तो यूज हो गया था, बाकी जो बचा था जिसे हमने बोला एनाटॉमिकली डेड स्पेस वॉल्यूम वो एज इट इज था और वो नहीं रखा था, फिर वो जाएगी उसमें बॉडी मिक्स होकर जाएगी। इसीलिए जब यहां से ऑक्सीजन बाहर मतलब एयर बाहर निकलेगी तो वहां पर PO2 कितना होता है और PCO2 कितना होना चाहिए, बाहर वाली निकल जाएगी, PO2 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ज्यादा कम, 120 होता है, PCO2 ज्यादा होना चाहिए कम, जो एयर अंदर आई थी जो यहाँ पर रुक गई थी उसको ऑक्सीजन CO2 दोनों है, जो नीचे एयर चली गई उसकी एयर तो निकाल ली गई, उसको CO2 ले ली गई। तो जब वो अंदर आई एल्वियोलाई में तो उस एल्वियोलाई में बाहर के कम मतलब गैसेस सेक्शन होने के बाद O2 का लेवल घटेगा उस एयर में 350 जो अंदर है, और ऑक्सीजन का लेवल घटेगा तो भी डाल दी गई इसमें ब्लड में, और CO2 का लेवल बढ़ेगा उस एयर की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा। उस एयर में ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा, लेकिन जो ये वाली एयर फंसी रहेगी 150 ml उसमें तो O2 CO2 वही है जो ऑक्सीजन और CO2 एटमॉस्फेयर से आएगी, उसमें चेंज थोड़ी हुआ, वो तो उसमें जितनी ऑक्सीजन थी उतनी कितनी है, जितनी CO2 से बची हुई है। तो जब वो जाएगी ऊपर से तो ऑक्सीजन की वैल्यू यहां पे 104 थी तो वहां 120 है, यहां जब आई थी 159 थी। अब इस बात समझो कि आपकी आई कितनी 159 mmHg 20% थी, लगभग 20% मान लो, 21% के आसपास थी, मैंने लगभग 20% मान लो। अब जब निकली 120 तो कितनी परसेंट यूज हो गई, कितनी परसेंट बाहर निकली भाई 159 जो पार्शियल प्रेशर है उसको हमने 20% मान लिया,
तो ये जो 120 बाहर निकला है तो ये कितने परसेंट है भाई? अगर ये 20% है तो ये 120 कितने परसेंट हो गई? 20 से कम हो कितनी कम हो गई? ये लगभग ऑलमोस्ट 60%, 16%, 15 पॉइंट कुछ आएगी। इसका मतलब कितने परसेंट यूज हो गई? 4% ऑक्सीजन यूज हो गई। हर ब्रीथ में जब एयर अंदर बाहर गई तो ऑक्सीजन अंदर गई, CO2 बाहर आई। अब इसे यही परसेंटेज आप इससे निकाल सकते हो। CO2 अंदर कितनी गई थी? इतनी, और बाहर निकली कितनी? परसेंटेज निकल जाएगी कितनी परसेंट CO2 अंदर आई और ब्रीदिंग है। आपने जैसे इसमें परसेंटेज निकाला, लेकिन पूछेगा यहाँ पे अब ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या है? पर मिनट कितनी ब्रीदिंग इन 1, 1 मिनट में होने वाली ब्रीदिंग पर मिनट, मतलब हम पर मिनट कितनी ब्रीथ कर लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। यानी कि अब आप ये समझो कि एक एडल्ट में ब्रीदिंग रेट 12 से 16 होता है। देखो कैसे, हमने कल समझा था कि 2 सेकंड लगती है किसमें? इंस्पायरेशन में। 3 सेकंड लगती है किसमें? क्यों लगती है? क्योंकि ये एक पैसिव प्रोसेस है। तो टोटल समय कितना लगा? 5 सेकंड। वो पूछेगा टाइम ऑफ एक्सपायरेशन 3 सेकंड, टाइम ऑफ इंस्पायरेशन 2 सेकंड, टाइम ऑफ ब्रीथिंग 5 सेकंड। ठीक। अब 60 सेकंड में 1 मिनट में कितने हैं? 60 सेकंड। तो अगर जैसे 5 से डिवाइड करो कितना आ गया? 12 आ गया। 12 से 14 के आसपास ब्रीदिंग रेट का 12 से 14 से 14। लेकिन अलग अलग किताबों में 12 से 16 याद रखना, 12 से 16 जाएगी ना। अब आप समझो एक बात कि दूसरा एग्जांपल देखो कि इसमें है 12 से 16। अब मैं करूं चाइल्ड की जो ब्रीथिंग रेट है वो है 25, और जो न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न उसकी है 30। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे ब्रीदिंग रेट घट रहा है। इसका मतलब जितना छोटा उतनी ज्यादा। अब एम्ब्रियो में ब्रीदिंग रेट कितना होना चाहिए? ज्यादा कम? ज्यादा होना चाहिए, है ना? ज्यादा? Lungs are bypassed. Lungs and liver are non-functional till birth. जब ब्रीदिंग ही नहीं हो रही, लंग्स में काम ही नहीं हो रहा तो ब्रीदिंग भी जीरो होती है। बाकी सब काम करने लगते हैं। लीवर और लंग्स बाईपास होते हैं, बाकी सब में ब्लड सप्लाई जाने लगती है। ये जो काम करेंगे, ये तो खास बात है इसकी। आगे बढ़ो। अब एक समझो कि जो ब्रीदिंग रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PR के ग्राउंड में। PR is directly proportional to BMR, basal metabolic rate. basal metabolic rate का मतलब क्या है? minimum amount of calories required to survive. किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितनी कम से कम एनर्जी कैलोरीज में चाहिए कि वो उसका जीवन चल सके, उसे बोलते हैं BMR। 1600 से 1800 कम से कम है, 1600 से 1800 मिनिमम है, लेकिन मेल का ज्यादा होता है, 2500-2600 तक आराम से होता है, और फीमेल्स का 1600-1700 के आसपास है। ठीक बात। इसीलिए लड़कियों को ज्यादा खाना चाहिए, लड़कियों की डाइट ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। लॉस है ब्लड का, प्लस उसका BMR भी कम होता है, उसको ज्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड खाना चाहिए, जिससे वो मतलब बार बार खाना चाहिए, हेल्दी डाइट खानी चाहिए, बार बार हेल्दी डाइट खानी चाहिए। अब BMR अगर बढ़ता है, BMR अगर बढ़ता है तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ता है।
हार्ट रेट भी बढ़ता है। बात समझ आ रही है कि ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट दोनों का बढ़ना होगा, इस चक्कर में होते हैं, तो वो बीएमआर पर होता है। जितनी ज्यादा बीएमआर होगा उतना ज्यादा हार्ट रेट होगा, उतना ज्यादा ब्रीदिंग रेट होगा। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ता है। बात यानी हमारी हाई एल्टीट्यूड पर इनिशियली जब आप जाते हो तो वहां पर आपको एल्टीट्यूड सिकनेस महसूस होता है, जिसमें 4 मेन सिम्टम है, 3 मेन सिम्टम है। एनसीईआरटी इकोलॉजी में आगे पढ़ना है आपको। एक होता है हेडेक, नॉसिया, फीलिंग ऑफ वॉमिट, और एक हार्ट पाल्पिटेशन। हार्ट पाल्पिटेशन का मतलब हार्ट का तेजी से धड़कना, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है। जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, एयर बिल्कुल पास आ जाती है। जिसमें पढ़ा आपने कि जो चीज जब टेम्परेचर लो होता है तो सिकुड़ जाती है, तो एयर में सिकुड़ रही है, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, तो एयर के जो ऑक्सीजन है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब जुड़ नहीं पाता उस तरह। डिलीवर होने में दिक्कत आती है, इसलिए सांस लेने लगता है। इसलिए जब कभी ऊपर जाओ तो बहुत धीमे धीमे चलो। एक्साइट होकर आदमी धीरे लगता है, पहाड़ देख लिए तरीका है, चलो कोई दिक्कत नहीं। धीमा चलोगे तो एनर्जी कम खर्च होगी ना। ऑक्सीजन तो वैसे भी मिल रही, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एनर्जी भी बनने की ज्यादा, आप खर्च कर रहे ज्यादा, बैलेंस कर लेंगे धीमे धीमे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ऊपर हो तो बात है, बात ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाती है मानसरोवर, तो बात है वहाँ सिलेंडर लेके जाना पड़ता है तो वहाँ तक बात बिल्कुल ही कम हो गई। जैसे रोहतांग पास शिमला है ऊपर जाते हैं तो, लेकिन अब हाई एल्टीट्यूड पे क्वेश्चन आता है एम्स में कि 6 महीने पहले एक व्यक्ति ऊपर गया तो वहाँ का 4 से 6 महीने लग जाते हैं अडेप्टेशन करना। वरना क्या होता कि जैसे 80% गर्ल्स एनीमिक है और एनीमिक है तो डॉक्टर का काम ही नहीं जाएगा। अगर 2-4 दिन जाकर आरबीसी काउंट बढ़ जाया करता तो कभी भी वाइफ को भेज देता 4 दिन, यह जब होया आरबीसी काउंट बढ़ाया, लेकिन 2-4 दिन में कुछ नहीं होता। 4 महीने चाहिए कम से कम, 4 से 6 महीने रहता है वहां पर, तो क्या होगा 3 काम होगा, वही पढ़ना आपको एनसीईआरटी में कि हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ेगी और बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन घट जाएगा। झट से जुड़ेगी, झट से छोड़ेगी, झट से खराब, क्योंकि जल्दी जल्दी एनर्जी देनी, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई करनी, तो इधर जुड़ी पूरी तरह से टाइम भी होगा, झट से छोड़ेगी, वो आगे बढ़ेगी। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको बहुत बार ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बेसिक 2 होते हैं, CO2 एंड O2। O2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट में समानता क्या है, प्लाज्मा और आरबीसी इन्वॉल्व। आरबीसी और प्लाज्मा दोनों इन्वॉल्व हैं। O2 का 3% डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि शेष 97% आरबीसी से जाता है, हीमोग्लोबिन से जाता है। 97 से ज्यादा कभी नहीं जा सकता, इसका मतलब 100% सैचुरेशन नहीं होगा। ये वाली बात ऐसे ही। CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 जगह से होता है और इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछता है। 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में, 23 से 25, रेंज है 20 से 25, लेकिन 23%, कुछ किताबों 20 से 25 देखा। कार्बे अमीनोग्लोबिन आरबीसी के साथ और 70% बाइकार्बोनेट, 70% बाइकार्बोनेट। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बार बार ये पूछा कि सबसे ज्यादा किससे जाती है, बाइकार्बोनेट कितनी जाती है, 70% जाती है, बार बार पूछता है क्वेश्चन। तो 7% डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू, 23% कार्बन हीमोग्लोबिन के रूप में,
और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में। अब ये बताओ तो कितनी परसेंट प्लाज्मा से चली गई? 60 बस 77% किससे गई? प्लाज्मा से। ये भी प्लाज्मा में डिसॉल्व है, ये भी प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट। तो देखें कैसा है, आगे बढ़ो मेरे। अब देखो, अब सबसे पहले हम समझो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमारा ब्लड, नेक्स्ट चैप्टर ब्लड ही पढ़ना सारा। दो चीजें बताना, लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट या सॉलिड एलिमेंट या फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स। इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग, इसका काम है डिफेंस, इसका काम है ब्लड में CO2 और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। प्लाज्मा कितनी जगह जाता है? 3%। आरबीसी से कितनी जाएगी? 97। वो बात अलग है, बाद में निकल कर उसको आ जाएगी प्लाज्मा। अब समझो बात। हीमोग्लोबिन नेक्स्ट में डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ो। हीमोग्लोबिन हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट जैसे हम एचपी से रिप्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन इसके अंदर होगा। जो आरबीसी है इसकी मेम्ब्रेन ये जो इसकी शेप है बाइकॉन्केव होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। कुछ किताबों कैमल और लेमा को न्यूक्लिएटेड कहते हैं, कुछ किताब में लिखा होगा कि इनमें न्यूक्लियस देर से दिख सकता है। मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, शुरुआत में होता, बाद में डिसअपियर जाता है। ईआरबी, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया शुरू में सब होता है, लेकिन बाद में सब डिसअपियर जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जिससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ठीक बात। अब एक बात और समझना, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है डोनन्स मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? डोनन्स मेम्ब्रेन। एक साइंटिस्ट है डोनन, उनके ऑनर में बोलते हैं डोनन्स मेम्ब्रेन। उन्होंने बताया कि इसकी जो मेम्ब्रेन है Cl- और HCO3- के लिए परमिएबल होती है। इसके लिए Cl- और HCO3- और H+ के लिए और K+ के लिए इम्परमिएबल होती है, अर्थात इसमें से वो पार नहीं हो सकती। क्या वाली बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब समझो, इसके अंदर प्रोटीन का स्ट्रोमेटिन नेटवर्क होता है। शुरुआत में सब था, बाद में केवल प्रोटीन का स्ट्रोमेटिन नेटवर्क होता है जो स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्ज की तरह। इसीलिए आरबीसी भी कैपिलरी के पोर से पास हो सकती है, जबकि कैपिलरीज के पोर्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों से छोटे होते हैं। इसका मतलब ना तो आरबीसी निकलनी चाहिए ना ही डब्ल्यूबीसी, लेकिन डब्ल्यूबीसी तो निकलती ही है, जिसके जाने को बोलते हैं डायपेडेसिल। क्यों करती है? वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है, सूडोपोडिया वाला ऐसे निकलते हैं। लेकिन ये भी पास हो सकती है ड्यू टू इट्स स्पॉन्जी नेचर ऑफ स्ट्रोमेटिन नेटवर्क। ये स्पॉन्जी बन जाती है, फिर से निकल जाएगी। अगर ये टफ होता, स्पॉन्जी ना होता तो नहीं जा पाती। इसके अंदर 26.6 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल भरे होते हैं। आरबीसी का नंबर सबसे ज्यादा होता है, 99% आरबीसी होती है, और जो नंबर होता है उसका 4.5 से लेकर 5.5 पर क्यूबिक मिलियन पर क्यूबिक एमएम ब्लड होता है। गर्ल्स में 4.5 से 5, मेल्स में 5 से 5.5। बात समझ आ रही है? अब आरबीसी का कम होना एनीमिया में रहता है, लेकिन अभी हम इतना ज्यादा ट्रीटमेंट हमें यहाँ बनना है। अब जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम होता है आयरन प्रोफाइल, और ग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीम में 4 Fe होते हैं जो प्लस फॉर्म, फेरस फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो अक्सर Fe3 हो जाता है। अब ग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेन है 4,
2 अल्फा 2 बीटा एडल्ट में, और 2 अल्फा और 2 गामा फीटस में, और 2 डेल्टा भी हो सकती कहीं कहीं, लेकिन अक्सर आपको पढ़ने नहीं है वो। 2 अल्फा 2 बीटा, 4 प्रकार के होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा वाले में 144 अमीनो एसिड होते हैं, बाकी सब में 146 अमीनो एसिड होते हैं एक चेन में। आपको लेकिन एडल्ट की पढ़नी है 2 अल्फा 2 बीटा, लेकिन एक बात समझ लीजिए ठीक है जो आज काम है। अब जो ये 2 बीटा है, 2 अल्फा 2 गामा, इसकी वजह से इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है हीमोग्लोबिन की। ऑक्सीजन की लिए हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इसकी, और सबसे ज्यादा होती है मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन इज द हीमोग्लोबिन ऑफ मसल। लेकिन 2 अंतर अभी समझ लो, आगे बात आएगा। उसमें 8 Fe++ होता है, उसमें 4 है, इसीलिए एक ऑक्सीजन को लेकर चलेगा, वो 4 को लेकर चलेगा। लेकिन ये इसकी एफिनिटी इतनी ज्यादा है कि जब इसका ग्राफ बनेगा तो हाइपरबोला बनता है, हाइपरबोला, जबकि नॉर्मल का बनेगा सिंबॉलिक। याद रहेगी क्या? जब ग्राफ बनाओगे जब समझ आएगी बात क्या है, इसलिए बता दिया ये क्या करना सकता है क्या। अब एल्वेलाइट में जो रिएक्शन होती है वो हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से। एल्वेलाइट में बाइंड करेगा और क्या बनाएगा? HbO2, और इसकी जगह कभी कभी क्या होता है Hb2O8 भी लिख देते हैं, लेकिन सही वर्ड ये ज्यादा नहीं है। क्यों? समझो, मैंने क्या कही थी कि एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe है, मैंने कही 4 Fe सबके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, कितने जुड़ गए ऑक्सीजन के? 4 मॉलिक्यूल, तो क्या हो गया? Hb2, एक के साथ 4, 2 के साथ 8, लेकिन लिखा गया था HbO2, ठीक है बात। लेकिन जुड़ना कितने हैं? 4। आगे बढ़ो। 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लेकर जाता है। 100 ml ब्लड में, बोलो 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो एवरेज 15 ग्राम लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में होता है 12 से 14, मेल में होता है 14 से 16, एवरेज लिखते हैं 15। बाकी मैक्सिमम इंडिया में खास तौर से गर्ल्स में इतना भी होता है। 50% से ज्यादा लड़कियां लेडीज एनीमिक होती है क्योंकि खाती पीती नहीं है। ऐसा थोड़ी कि भगवान जी कह रहे कि एनीमिक होगी, खाना पीना ठीक नहीं है, दूध पीना नहीं, अनार खाना नहीं, चुकंदर खाना नहीं। आयरन दवाई से लोगे तो बाहर निकल जाता है। यूजुअल चीजें खाने में खाते रहोगे तो दिक्कत नहीं, अनार खा लो कोई दिक्कत नहीं, डाइजेस्ट भी जाता है। इसलिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनीमिक कंडीशन के लिए। क्यों? विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी कंपल्सरी है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति को दवाई दी जाती है कैफी की तो उससे कहा जाता है सिकंजी से विटामिन सी। इसीलिए जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है अच्छी गाइडेंस के लिए सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट कराने के 2 पर्पस, पहला उसकी एनीमिक कंडीशन को देखना कितना कम है हीमोग्लोबिन, और दूसरा वो RH पॉजिटिव है RH नेगेटिव है, और अगर RH नेगेटिव है तो उसको निशान लगा देना। जैसी वो डिलीवरी होगी तो उसे इंजेक्शन लगाएंगे, इससे अगर एंटीबॉडीज बनी है तो मार एरिथ्रोब्लास्टिस फैक्टर। तो फिर अगर वो कम एनीमिक है तो विटामिन सी नहीं लिखती, लेकिन ज्यादा एनीमिक है तो विटामिन सी भी लिखेगी। आयरन फॉलिक एसिड तो लिया जाएगा, लेकिन वो नहीं लिया जाएगा। अब समझो बात को, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन लेकर जाता है। तो 100 ग्राम 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड या 100 ग्राम ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है
वो कितनी लेकर जाएगा? ऑलमोस्ट 20 ml ऑक्सीजन। ठीक बात। लेकिन इस 20 ml में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कंडक्टिंग ब्लड केवल 25% सप्लाई करता है सेल्स को कि भाई इतनी ही ऑक्सीजन मिलेगी तुम्हें। क्यों ऐसा जुलम क्यों? 5 ml देकर क्या काम चल रहा है? ज्यादा दे दो। अगर वो ज्यादा दे दे, मैंने 100% दे दी, तो जब भागेगा तो कहां से आएगी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन? तो वो एज इट इज बरकरार रहती है। और अगर आप भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ गई, परेशानी हो गई, भागना पड़ गया, तब एक्स्ट्रा सप्लाई कर दी जाती है, लेकिन 100% तब भी सप्लाई नहीं होती। मैक्सिमम कितनी होती है? 75%, यानी कि 15 ml। तो अगर पूछे कि नॉर्मल कंडक्टिंग साइकिल में एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बह रहा है तो सेल को कितनी सप्लाई करती है ऑक्सीजन? 25%, 1/4। कितनी? 20 की 25%, 5। लेकिन जब मस्कुलर एक्सरसाइज करोगे, विगोरस एक्सरसाइज करोगे तो मैक्सिमम बढ़ा दी जाएगी। डिसोसिएशन कितना परसेंट बढ़ेगा? 3 गुना होगा। 75% होगा, 3 गुना। सारी बात समझ आ रही है क्या? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब एक छोटी सी हेडिंग है, हल्की सी, तो आपको आगे तक काम आएगी। हार्मफुल गैसेस, वैसे ज्यादा नहीं पढ़ना, हल्का सा पढ़ना, छोटा। हार्मफुल गैसेस। अब अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सप्लाई करना चाहता है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाए तो ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। CO के साथ दिक्कत क्या है? स्टेबल कंपाउंड बनाना है। जो मर जाते हैं लोग, हर सर्दी में 2-4 की खबर आती है, अंगीठी रखी, दरवाजा बंद करा, निकल सबसे बढ़िया बात पता नहीं चलता कब मर गया। नींद में सोते सोते धीमे धीमे CO हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर स्टेबल कंपाउंड बनाती रहेगी। धीमे धीमे हीमोग्लोबिन कम होता रहेगा, धीमे धीमे सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होती रहेगी, धीमे धीमे की स्टेज आएगी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएगा, सेल भूखी मरने लगेगी। और सबसे बढ़िया बात तो पता नहीं चला सुबह उठाया जाता। इसीलिए सर्दियों में अंगीठी जलाकर अंदर ना सोए, जब तक नहीं सोए खूब पर रखो अपने पास, लेकिन जैसे सोने लगो उठा के बाहर रख दो। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो भैया एक कम से कम विंडो खोल लो, कम से कम एक विंडो खोल लो, फिर दरवाजा को बहुत खोल लो, छोड़ दो, बिना कि ठंड न मर देगा। आगे बढ़ो। अब देखो, अगर हीमोग्लोबिन CO से कंबाइन होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करता। अब पहले वाले में क्या था कि Hb प्लस O2 क्या बन रहा था? HbO2, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे चलती है। एल्वेओलाई में तो फॉरवर्डली चलती है और टिश्यूज में ये बैकवर्डली चलती है। अर्थात यहां से जुड़कर गई, वहां पर जाकर टूट गया, टूटने के बाद O2 दे दी गई, उधर से CO2 लेकर वापस। अब आगे तो अब ये रहा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कैसा है? स्टेबल कंपाउंड है, तो इसका कलर है चेरी रेड। इसमें आता है, एक बार इसका कलर पूछा था, चेरी रेड ऐसे आता है इसमें, है जी? क्या कलर इसका? चेरी रेड। अब जब आप वहां पहुंचोगे, कहां? इकोलॉजी में। जब इकोलॉजी में पहुंचोगे तो NO3 वहां पर रिएक्ट करेगी, या Hb प्लस O3 या Hb प्लस SO3। इनमें क्या कॉमन है? O3 कॉमन है। अब ये इसके साथ रिएक्शन करके Hb की FeO3 प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। फेरिक्स में फेरिक कन्वर्ट करके इसकी स्टेबल फॉर्म हो जाती है, प्लस ये काम करने लायक नहीं होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद। जब आप वहां पढ़ोगे NO3 से Hb प्लस NO3, तो वहां पढ़ोगे ये बनेगा मिथेनोग्लोबिन। ये एक स्टेबल कंपाउंड है मिथेनोग्लोबिन। और
जैसे जैसे ये बनेगा ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम, लेकिन क्या पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, O2 डिक्रीज होने से बोलता है हाइपोक्सिया, बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होगा, वो कलर ऑफ द बॉडी, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो कलर ऑफ द बॉडी कैसे जाएगा, ब्लूइश, ब्लू हो जाएगा। और इस सिंड्रोम का नाम होता है साइनोसिस। क्या नाम है, साइनोसिस, ठीक है। और इस डिजीज का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इकोलॉजी में पढ़ना नहीं आपने। तो जिसमें भी ऑक्सीजन O3 आ गई वो सारी हानिकारक है, COB ये भी सारी हानिकारक है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, चले। और CO की एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है 200 का, ऑक्सीजन का कंपैरिजन में CO2 की तो 20-25% एफिनिटी। आगे बढ़ो। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, इसमें से हर साल। और अगर आपको समझ में आ गया, इसका आसान टॉपिक समझ में आ गया कोई आपको, अगर समझ में आ गया आगे बढ़ो। अब देखो, अब अगर ऑक्सीजन को जाना है तो हीमोग्लोबिन से जोड़ना है, जुड़कर दोनों को क्या बनाना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर कहो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अगर होनी है तो हीमोग्लोबिन अनस्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। स्टेबल फॉर्म में तो नहीं पढ़ा था हमने, ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा। अब स्टेबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं हो सकता, हीमोग्लोबिन बाइंड होता है ऑक्सीजन से और क्या बनाता है, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। एल्वेलाई में ये फॉरवर्ड भी चलती है और टिश्यू में ये बैकवर्ड भी चलती है, अर्थात टिश्यूज में HbO2 Hb और O2 बनाएगा और एल्वेलाई में Hb और O2 मिलकर HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़ो। अब जो क्रूशियल फैक्टर है इसके एसोसिएशन का, और मैं कहूं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने का, एक ही तो बात है भाई, इन दोनों का जुड़ना तभी तो बनेगा। तो मैंने कहा द क्रूशियल फैक्टर फॉर द एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर है O2। मतलब ज्यादा है तो ज्यादा बनेगा, नहीं तो कम बनेगा। O2 अगर ज्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, कम है तो कम बनेगा, मॉडरेट तो मॉडरेट बनेगा। पर आप ठीक तो कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन भी तो है भाई, हीमोग्लोबिन क्रूशियल फैक्टर क्यों नहीं है? अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो कम बनेगा, ज्यादा है तो ज्यादा। लेकिन अभी मैंने बताया बेटे कि हीमोग्लोबिन को 1-2 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता इमीडिएटली। भाई हीमोग्लोबिन 7 रहता है, 7.5 रहता है, 4-5 महीनों में दवाई करते तो 8 पहुंचा 7.5। अगर कश्मीर जाकर ठीक हो जाएगा तो 4 दिन रहा तो छुट्टी लेके, तो इसे तो इमीडिएट ठीक नहीं है, दवाई से भी ठीक नहीं हो सकता जल्दी। खाना पीना शुरू करूँ घर में आज से कि मैं अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाऊँ, हरारा खाना स्टार्ट करूँ। नहीं आज अगर खाया तो बात ही बड़ा बहुत बढ़िया लगा, 4 दिन 4 दाल खा के 4 दिन गिलास जूस पी के काम हो जाएगा, महीनों का समय। और वो भी जब बाकी सब बॉडी में ठीक चल रहा हो, खाना पीना ठीक चल रहा हो, तो इसको इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते, इसे चेंज कर सकते आप। पॉलिटिव एरिया में ऑक्सीजन कम मिल गया है, सिलेंडर लगाना कोरोना में से लगाए थे, डायरेक्ट हो गई जाएगी, इसे चेंज कर सकते हो आप। तो क्रूशियल कौन है, O2 ना कि हीमोग्लोबिन। क्यों? हीमोग्लोबिन को आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। अब जो क्रिटिकल फैक्टर हो गया वो हो गया। अब एक बात याद रखो, बोलो ऑक्सीजन ज्यादा, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना ज्यादा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना ज्यादा। फिर बोलो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का कम होना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कम बनना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का एसोसिएशन कम होना। है तो अब एनसीईआरटी ने एक ग्राफ दिया जिस पर क्वेश्चन को बार बार पूछेगा। इधर लिखा उसने परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। बात यानी सर भाई इसमें ये लिखा, लेकिन आप इस बात को समझो
मैं कह रहा हूं कि अभी आप फिलहाल इसको समझो, मतलब परसेंट सैचुरेशन क्या होता है ना। अब तो आप ये समझो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि एनसीईआरटी ने जो वर्ड लिखा है इसका मतलब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, कितने परसेंट वो जुड़ चुका है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब यहां से ऑक्सी हीमोग्लोबिन मान के चले, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिखा हुआ उसके वाई एक्सिस पर, और यहां लिखा हुआ PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस पर। ये एक्स ही होता है ना, ये वाई होता है ना। तो वाई पर क्या लिखा है इसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि कितने परसेंट हीमोग्लोबिन अब जुड़ चुका है ऑक्सीजन के साथ। यानी कि अब यहां पर जो ग्राफ बनता है वो आता है सिग्मोइड। मायोग्लोबिन का कैसा आएगा, हाइपरबोला है जी। क्यों, उसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा है। अब तीन है, एडल्ट, फीटस और मायोग्लोबिन। सबसे ज्यादा किसकी, मायोग्लोबिन। सेकंड नंबर पर किसकी, फीटस। थर्ड नंबर पर क्यों बताया था मैंने अभी, इसमें दो अल्फा दो गामा है जिससे उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। आगे बढ़ो। अब एक बात समझो, यहां पर आपने वहां पर ऐसे लिखा होगा, पहला वहां पर लगभग 30 ये है, इसकी 50 यानी कि 50% सैचुरेशन। यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन 50% ऑक्सीजन सैचुरेशन। अब जब हम PO2 को ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिलेट करते हैं, PO2 को मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिलेट करते हैं, या हम कहते हैं कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आपस में रिएक्ट कर गए। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो सिग्मोइड शेप बनता है। क्या बनता है, सिग्मोइड। मैक्सिमम ग्रोथ कर्व भी आपको सिग्मोइड नजर आएंगे, इकोलॉजी में पढ़ा था आपने, ग्रोथ में पढ़ा था। और अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर एस शेप होगा। अगर उसने पूछ लिया कि भाई ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस शेप का होता है, सिग्मोइड है, तो क्या आंसर आएगा, एस शेप, वरना सिग्मोइड। अब आगे बढ़ो। तो ये ग्राफ नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन पर बनता रहेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, जब तक O2 नॉर्मल है ये ग्राफ नॉर्मल बनेगा। कैसा, ये नॉर्मल है, सिग्मोइड। ऑक्सीजन नॉर्मल है तो नॉर्मल बनेगा, ज्यादा है तो ज्यादा बनेगा, कम है तो कम बनेगा। जब ऑक्सीजन कम है तो ग्राफ कम बनेगा, धीमा बनेगा, स्लो बनेगा। जब ज्यादा है तो ज्यादा बनेगा, तेज बनेगा। लेकिन नॉर्मल है तो सिग्मोइड बन रहा है। अब समझो बात, क्वेश्चन को कहां से पूछेगा। सबसे इंपोर्टेंट पता भी याद करना, भी बताइए। जब O2 कम है, जब O2 कम है तो याद रखना कि CO2 अक्सर आपको नजर आएगी ज्यादा। जब O2 ज्यादा तो CO2 कम। अब आप समझिए, जब O2 कम होगा तो ग्राफ कम बनेगा, स्लो बनेगा। नॉर्मल ऐसा बनता है कि थोड़ा हो गया। कहां झुक गया, एक्स एक्सिस, वाई से दूर, एक्स से और। लेकिन देख लीजिए मैंने एक बात, लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो कहां चला गया, वाई की तरफ या एक्स से दूर। तो जब ऑक्सीजन नॉर्मल होगी तो ऐसा बनेगा, जब कम होगी तो ऐसा बनेगा, ज्यादा होगी तो ऐसा बनेगा।
ये वाली बात आती है समझ? अब आप समझिएगा कि ये क्या है, ऑक्सीजन लेस मोर, ऑक्सीजन मोर, दिल मांगे मोर। अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा आपसे कि ये अब बताओ इधर आया है ये वाला इधर गया, तो ये राइट शिफ्ट हुआ या लेफ्ट शिफ्ट हुआ? ये वाला कहां शिफ्ट हुआ है? वो ऐसे पूछेगा आपसे कि ग्राफ लेफ्ट कब जाता है, राइट कब जाएगा। अब एक बात समझो, जितना ऊपर पॉइंट उतनी ज्यादा ऑक्सीजन। अब समझो कि यहां क्या है, O2 कम, यहां पर O2 मैंने एरो लगा दिया, CO2 यहां मतलब ज्यादा कम होगी, यहां पर CO2 यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। 2 मिनट रुक जाऊंगा, समझ रहे? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। O2 कम, CO2 ज्यादा। अब एक बताओ, CO2 एसिडिक होती है कैसी होती है? बेसिक एसिडिक न्यूट्रल, याद रखिए। इसमें केमिस्ट्री की बात नहीं तो बात नहीं है। CO2 एसिडिक का मतलब अगर CO2 यहां जाता है तो कंडीशन कैसी होगी? एसिडिक का मतलब मैं अगर pH के रूप में लिखूं तो उसे कम लिखूं ज्यादा? कम, लो pH। इससे अंदर लगाया मैंने, ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन अब आप याद रखना कि यहां पर H+ ज्यादा होंगे कम, अरे pH कम का मतलब हाइड्रोजन ज्यादा है जी भैया। अब एक और देखो, एक्सरसाइज जब आप करते हो तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आप भागते हो बहुत जोर से, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा 2-3 कंपाउंड बराबर 2-3 PPG, ये भी बनता है। इसका नाम है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट एसिड। अब इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, राइट की शिफ्टिंग कब होगी? O2 CO2 H+ ज्यादा, pH एक्सरसाइज हो रही है मतलब उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, या 2-3 इससे बढ़ रहा है। जब ये सारी कंडीशन होंगी, इससे उल्टा कर दो, सारी कंडीशन लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है? मोर एफिनिटी, मोर ऑक्सीमोग्लोबिन का बनना, मोर ग्राफ, मोर सैचुरेशन। तो बोलो ये कंडीशन है, लो ऑक्सीजन, हाई CO2, H+ ज्यादा, pH लो, टेम्परेचर ज्यादा, 2-3 PG ज्यादा, एक्सरसाइज ज्यादा, ग्राफ राइट। आइए बात, CO2 कम, O2 ज्यादा, pH ज्यादा, H+ कम, टेम्परेचर कम, 2-3 PG कम, एक्सरसाइज कम। एक्सरसाइज तो पूछेगा टेम्परेचर पूछ सकता है। अब वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर राइट में शिफ्टिंग कराता है, यहां से पूछेगा क्वेश्चन। अगर आपको ये याद है ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी। वो क्वेश्चन यहां से पूछेगा कौन सा फैक्टर इनमें से राइट शिफ्ट नहीं कराता, इनमें से कौन सा फैक्टर राइट शिफ्ट कराता है, इनमें से कौन सा फैक्टर लेफ्ट शिफ्ट कराता है, कौन सा नहीं कराता। 4 टाइप क्वेश्चन में पूछ लेगा, चालू देगा हो जाएगी कैसे। अब एक बात समझो, इन सभी कंडीशन में ग्राफ स्लो बन रहा है, यह ग्राफ एक्स एक्सिस की ओर झुक रहा है और इसे राइट शिफ्टिंग कहते हैं। दूसरी बात, इधर वाली कंडीशन में ग्राफ एक्स एक्सिस से दूर जा रहा है या वाई की तरफ जा रहा है, इसे लेफ्ट शिफ्टिंग बोलते हैं। और एक बात और समझना, यहां पर CO2 वाला इसे बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोहर्स इफेक्ट। अभी बताऊंगा। और जो pH वाला है ये वाला, इसे बोलते हैं रूट्स इफेक्ट। साइंटिस्ट ने बताया, उनके नाम पर ये ऑनर में दे। अब देखो बोहर्स इफेक्ट है कि जब CO2 ज्यादा है,
जब CO2 ज्यादा है ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा लेफ्ट में? शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ टुवर्ड्स द राइट साइड ड्यू टू द हाई परसेंटेज ऑफ CO2 इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। एक लाइन तो ये हो गई। दूसरी बात, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। CO2 की हायर कंसेंट्रेशन होने पर डिसोसिएशन होना, इसका इधर होना एसोसिएशन है, इधर डिसोसिएशन, बोर्स इफेक्ट है। एक और बात, एक और वैल्यू P50। P50 का मतलब क्या है कि वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिस पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाता है, अर्थात 50% हीमोग्लोबिन जुड़ गया, वो पार्शियल प्रेशर क्या कहलाएगा? P50 वैल्यू। ये है P50 वैल्यू। अब एक बात याद रखना, 25 से 30 है वैल्यू इसकी, लेकिन एनसीईआरटी में जो आपका डायग्राम है उसके हिसाब से 25 से 25, 26 से 26, 27 से 27, 28 से 28, 29 से 30, 30 के हल्का सा जरूरत है, एग्जैक्ट 30 पर नहीं होते, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 30 पे है क्या? हल्का सा जरूरत है, इसलिए वैल्यू मैंने क्या लिखी? 25 से 30, 25 से 30 के बीच में। तो 25 से 30% पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया, मतलब ऑक्सीजन 50% जुड़ गई। अब P40 पर 75% और P100 पर 97% ऑक्सीजन सैचुरेट हो गई। इतने पर 40 पे कितनी? P40 पे 75% और P100 पे 97%, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। अब आपने तो पूछा नहीं, लेकिन बच्चा कभी बताया ना सिग्मोइड कैसा है, बताओ तो हमें प्रूफ कर देता हूं। तो प्रूफ करके देख लो कि जहां 40 होगा वो यहां आएगा, जहां 100 होगा वो यहां आएगा। जब ग्राफ मिला दो, जब पॉइंट्स को, वो सिग्मोइड मिला है। बात आ रही है? अब कभी कभी ना बहुत ज्यादा, अब तो पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं पूछ लेता कि P50 के वैल्यू को। अब एक बात बता दूंगी कि हर वो कंडीशन, बोलो हर वो कंडीशन जो ग्राफ को राइट शिफ्ट करती है, बोलो हर वो कंडीशन जो ग्राफ को राइट शिफ्ट करती है, वो P50 को भी P30 से आगे बढ़ा देगी। देखो ना, अब 50% सैचुरेशन करने के लिए बहुत मुश्किल है, आगे बढ़ने कंडीशन। और P50 के लिए उसने बहुत से पैकेट चला। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा बोहर से पैकेट का कि राइज इन P50, अभी ना मैंने कहा कि हर वो कंडीशन जो शिफ्ट कर रहा है ग्राफ को राइट में, वो P50 को भी आगे बढ़ा देगा। राइज वाले क्या पढ़ना, तो क्वेश्चन आया था राइज इन P50 with the increase CO2 concentration is Bohr effect। आई नहीं आई? मैंने कहा हर वो कंडीशन, देखो ना, हर वो कंडीशन मतलब लो टू हाई CO2, हाई टेम्परेचर, सब कंडीशन इस P50 वैल्यू को भी आगे बढ़ा रही, राइज कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो उसने क्या कहा कि राइज इन P50 वैल्यू ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ Bohr effect। अब एक बात समझना, अब इसमें इतनी सारी बातों में बहुत सारी बातें आप छोड़ भी दोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जो 3 बात बता रहा वो याद रखना। अभी बोलो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नॉर्मली सिग्मोइड होता है अथवा ऐसे। पहली बात ये याद रखनी जीवन भर, क्या नॉर्मल O2 डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड होता है अथवा ऐसे, अगर सिग्मोइड नहीं है तो फिर ऐसे। दूसरी बात, ऑक्सीजन ज्यादा है तो ग्राफ जल्दी बनेगा। जल्दी बनने का मतलब लेफ्ट साइड शिफ्टिंग, और अगर ऑक्सीजन कम है तो राइट साइड शिफ्ट होगा, यानी कि धीमे बनेगा, स्लो बनेगा। 3 बातें याद रखनी है, बाकी ये चौथी बात याद रखनी, बस इनसे ही आपका क्वेश्चन, इससे बाहर एक नहीं आता। इन चारों बातों से एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं। ये वाली हो गया क्या? आप कुछ ग्राफ पूछिए। अब देखो, पहला ग्राफ देखो मैंने भैया,
ए और बी, ये दो ग्राफ है ए और बी, ठीक है भैया। एक बन रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पर और एक बन रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताओ 40 वाला ए वाला है या बी वाला है? 50 वाला ए वाला, 50 बी वाला, 50 वाला है। चलिए मैंने कहा 40 डिग्री 50 डिग्री, मुझे बताओ ए वाला मैं 40 लिखूं या 50 लिखूं? 40। क्यों? अगर 3 कर दिया जाएगा, अगर उसने लिख दिया 30 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री और यहाँ पे एक और होता है 30 40 50 है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं जाता। दूसरा ए और बी, एक आर्टरी का एक वेन का, एक्सेप्ट पल्मोनरी, पल्मोनरी का जिक्र नहीं चल रहा, एक आर्टरी है एक वेन का। कहा कैसा? एक को क्या लिख दूंगा? आर्टरी या वेन? ए फॉर आर्टरी लिखूं या ए फॉर वेन लिखूं? ए पर वेन, बी पर आर्टरी। आप क्या कहना चाह रही हैं? क्योंकि ऐसे तो आर्टरी होगा। बी में वेन, वेन में CO2 ज्यादा, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। आगे अब एक और आ जाओगे, अभी एक और आना पंकज, बहुत है ग्राफ बहुत है यार। एक है बेटे पल्मोनरी वेन का, एक है बेटे पल्मोनरी आर्टरी का। अब ये बता दो ए और बी में पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी वेन कौन सी? ए है पल्मोनरी वेन और बी क्या है? क्यों बेटे? पल्मोनरी वेन में प्योर ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम आता। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ज्यादा कम, O2 ज्यादा कम, CO2 मोर CO2। ग्राफ आ जाएगा नीचे ऊपर, राइट लेफ्ट। आगे बढ़ूं? अब एक और आ जाओ। अब ये ए और ये बी, एक है फीटस का, एक है एडल्ट का। ए कौन सा, फीटस या एडल्ट? क्यों भैया? भैया ये बताना फीटस के हीमोग्लोबिन की O2 से एफिनिटी एडल्ट से ज्यादा होती है, उससे ज्यादा केवल मायोग्लोबिन की है, और मायोग्लोबिन की इतनी ज्यादा है कि ग्राफ सिग्मोइड की जगह हाइपरबोला हो जाता है। अब हाइपरबोला यानी बात समझ में, फीटस के ब्लड में ऑक्सीजन इसके कंपैरिजन में ज्यादा होने सेम अमाउंट है। 100 ml की बात करी जाए तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, उसकी एफिनिटी ज्यादा है। आगे बढ़ो, एक और देखो बेटे, दो है ए और बी, एक है
मायोग्लोबिन के लिए, एक है हीमोग्लोबिन के लिए। कौन सा, ये वाला कौन सा होगा? दो ग्राम है इसमें, एक मायोग्लोबिन के लिए, एक हीमोग्लोबिन के लिए। अब ए वाला हीमोग्लोबिन है या बी वाला हीमोग्लोबिन, ये तय करना है आपको। ए वाला मायोग्लोबिन है या बी वाला मायोग्लोबिन है, ये तय करना है आपको। आगे बढ़ूं, देखो देखो ए बी सी, 3 ग्राम, जिसमें से एक है मायोग्लोबिन का, एक है फीटल का, एक है एडल्ट का। एक और देखो बेटे, एक और सिग्मोइडोग्राम आ गया। ये है एक्स और ये है वाई। ऑप्शन है 2, टिश्यू और एल्वेलाई। टिश्यू है 2, एक एल्वेलाई और एक टिश्यू। तो एक्स पर क्या आएगा, टिश्यू या एल्वेलाई, या वाई पर क्या आएगा, टिश्यू या एल्वेलाई। क्यों? जितना ऊपर उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, जितना कम उतनी कम ऑक्सीजन। मेरा बात समझ आ गई? एक और देखो, बहुत ही बढ़िया, ये मेरा फेवरेट है। ये है 3 पॉइंट ए बी एंड सी, ऐसे बेटा नहीं। एक है ऑप्शन में पल्मोनरी वेन, दूसरा है सिस्टेमिक वेन और तीसरा है सिस्टेमिक वेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी कि पहला नॉर्मल, दूसरा एक्सरसाइज के दौरान सी, सिस्टेमिक वेन। सी पर क्या आएगा, ठीक है, बताओ बताओ। ये पल्मोनरी वेन, आंसर ये सी पल्मोनरी वेन, बी सिस्टेमिक वेन और ये सिस्टेमिक वेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। बोलो आया नहीं आया? क्या इसकी बताओ, ऊपर वाले की जरूरत है क्या? ऊपर पल्मोनरी वेन जो लिखा हो ठीक लिखा है, गलत है? क्यों? सही क्यों? किसी तो कम हुआ है। आप बताओ ना, क्या बात करें? इस पर पल्मोनरी वेन लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, देखा देखो लिखा। अरे भैया, पल्मोनरी वेन में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितना ऊपर उतनी ज्यादा ऑक्सीजन। पल्मोनरी वेन से ज्यादा हो सके किसी में ऑक्सीजन, तो लंग से डायरेक्ट निकल रही है, उसके बाद तो कभी कम होगी। यहां से निकली, यहां घुस गई, इतनी देर में क्या घट गया? और सिस्टेमिक वेन नॉर्मल में ये होगी, और एक्सरसाइज करोगे O2 और कम हो गई। अभी पढ़ी थी क्या, पढ़ी थी? 20 तक पहुंच गई। पहली बात आ गई सब में, आगे बढ़ोगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन को बार बार पूछता है। ब्लड का pH 7.36 से 7.42, दैट इज 7.4 एवरेज, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल। स्लाइटली एल्कलाइन, 60 से ऊपर एल्कलाइन, 60 से कम एसिडिक, 60 पर न्यूट्रल। गलती हो गया, स्लाइटली करी थी। तीसरी बात, कॉमन साल्ट फॉर ब्लड NaCl।
कॉमन सॉल्ट NaCl यूज होगा, इसलिए बता दो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिंक कंटेनिंग एंजाइम इज द फास्टेस्ट एंजाइम mainly found in erythrocytes or RBC and a small amount is found in the plasma. RBC में एक विशेष एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो फास्टेस्ट एंजाइम है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, और उसका काम है CO2 प्लस H2O से मिलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाना और H प्लस और CO3 को टूट जाए। तीसरी बात, RBC की मेम्ब्रेन डोनल्स मेम्ब्रेन permeable for Cl minus and SCO3 minus and impermeable for Na plus and K plus. H plus लिख देते हैं? Yes sir. Na plus और K plus. डोनल्स ने एक्सप्लेन किया, उनके नाम पर डोनल्स में 7% CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाएगी, 23% CO2 20 से 25% कार्बोन को हीमोग्लोबिन के रूप में RBC से जाएगी, और 70% मैक्सिमम किससे जाएगी? 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 देता है एल्वेलाई लेवल पर। 100 ml से कितनी गई? 4 ml CO। ओके, आगे बढ़े। ये है RBC, ये हो जाएगी डोनल्स मेम्ब्रेन भैया, ये हो गया टिश्यू, ये हो गया प्लाज्मा, और ये हो गई एल्वेलाई। ठीक है, टिश्यू में जितनी CO2 बनी उसे हमने माना 100%, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व है, प्लाज्मा चल रहा है। और यहां से अब एक बात समझ में क्या है कि लंग्स के एल्वेलाई में यहां पर जब आएगी तो यहां पर ब्लड कैपिलरी होगी, इसके साथ तो जो भी बात चल रही है वो इस ब्लड के अंदर की बात चल रही है और इस एल्वेलाई की बात चल रही है, और इसी ब्लड में या इसी ब्लड में प्लाज्मा है। तो इसका मतलब जब टिश्यू लेवल पर CO2 बनी तो 7% उसमें डिसॉल्व हो गई। चलिए आगे, और बाद में क्या होगा अभी बता रहा हूं। बाद में यहां से CO2 इसमें डाल दी जाएगी और ऑक्सीजन यहां पर ले ली जाएगी। जितनी भी CO2 जाएगी सारी की सारी ऐसे चली जाएगी। अब 70% CO2 और आई, अब वो रिएक्ट करेगी किससे? H2O से। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अब बनाएगा H2CO3 और वो टूट जाएगा, तुरंत आएगा H प्लस और CO3 माइनस। क्लियर होगा? अब यहां पर एक कंपाउंड होगा KHBO2, क्या नाम है? KHBO2। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं KHB प्लस O2 तो कोई दिक्कत है? अब आगे से अब यहां से ये HCO3 आयन बाहर है। अभी हमने क्या बोला? डोनल मेम्ब्रेन परमिएबल है SCO3 के लिए, ये बाहर चली गई। इसका मतलब बाहर CO माइनस चार्ज ज्यादा जाएगा, अंदर कम हो गया। इक्विलिब्रियम मेंटेन रहनी चाहिए। अब उससे पहले समझो कि H प्लस इससे आगे कहता है कि भैया तू हट जा, मुझे बैठना। अब एक केमिस्ट्री की सीरीज है, कौन किसको हटाता है तुम। इसमें ऐसा हटा, इसकी बात मानता है और K अलग हो गया और ये H के पास गया और उसमें रिएक्ट कर गया, क्या बन गया? HH। कई बार बात आई समझे, इसके K को हटा दिया, काफी में बैठो यहाँ पर, क्या बन गया? HH। हीमोग्लोबिन एसिड, इसका नाम भी आपको नहीं पूछा। पहली बात समझ में आई है? अब आगे बढ़ो। अब जो 23% CO2 बची है वो हीमोग्लोबिन के पास आती है, और हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन वाला पोर्शन है उस पर ग्रुप है NH2। प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड में क्या होता है? बायोमोलिक्यूल कहा था, इसलिए हर जगह काम आते हैं। अब इसका काम था, ये क्या नाम था? HHB, हीमोग्लोबिन कैसे था। अब इसके अंदर NH2 है, तो अगर ये दोनों मिलेंगे CO2
और ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, H HB NH COOH। आई नहीं वाला क्या किया मैं देखिए, ये तो हीमोग्लोबिन है, इसी हीमोग्लोबिन में तो प्रोटीन है चैन, प्रोटीन चैन मैनेज है, वो सब पूरा लिखा। अब इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं NH और हीमोग्लोबिन का NH2 और CO2, अब देखो क्या बनेगा, H NHH CO, ये तो बना। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई अंतर है क्या, क्या दोनों सेम है? इसको क्या बोलते हैं, कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, बात समझ आ गई। अब जो HCO3 माइनस बाहर आ गया, अब क्या अकेला महसूस कर रहा है आपको यहाँ, चलो अब ये गया NaCl के पास, और केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है काय में कन्वर्ट जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस में जाते हैं। अब ये इसके पास गया, तो भैया अपना अकेला महसूस कर रहा हूँ, वो तो बता, ठीक है, तो मेरे पास आ जा, ये क्या बन जाएगा, NaHCO3 बनता है, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, वरना ऑप्शन में अक्सर बाइकार्बोनेट आता, ना कि सोडियम। ये वाली बात। अब लेकिन अब इसमें इसके साथ साझेदारी तो कर ली, लेकिन इसमें जो यूजुअल साथी है वो अब अकेला हो गया, इसमें कहा रबड़ कटिंग मुश्किल आ गई, कोई बात नहीं, टूस्ट हो गई, वो आ गया भैया। अब इसने कहा भाई मैं अकेला हूं, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तेरे पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, तो मुकाबले उलट KCl बन गया, यहाँ की भी बैलेंस पूरा हो गया, यहाँ का बैलेंस पूरा हो गया। लेकिन बात क्या याद रखनी है कि जब ये यहां से यहां आया, इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या दूसरा नाम क्या है इसका, हैम्बर्गर्स फिनोमेनॉन। साइंटिस्ट ने बताया कि यहां पर इस कंडीशन में Cl यहां पर शिफ्ट होते हैं, इसलिए इसको नाम बोलते हैं हैम्बर्गर्स फिनोमेनॉन। अब एक बात और याद रखना, एल्विलाई में PO2 ज्यादा कम, ज्यादा, PCO2 ज्यादा कम, बोलो शुरुआत में कम, बाद में ज्यादा होगी, और यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और NCERT कहती है वो एसिडिक होता है, एसिडिक की तरह काम करता है। और इसके बराबर में भैया क्या है, कैपिलरी या नहीं है, इसका मतलब ब्लड में हेल्डेन एक साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा कि एल्विलाई में PO2 हाई, PCO2 लो और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो एसिडिक है, वो तीन फैक्टर क्या काम करेंगे, बोलो, NCERT ने भी लिखा होगा, देखो क्या कारण है, बात समझ, देखो ये तो 7% यहाँ है नहीं है, क्या बता, बोलो है नहीं, ये वाली इसमें है नहीं, ये वाली इसमें है नहीं। इन्होंने कहा कि ये तीन कंडीशन CO2 के डिसएसोसिएशन को स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ पर CO2 आई, आप समझो कि अगर ये इसमें है, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में है,
तो जब तक ये इससे डिसएसोसिएट नहीं होगी यहां क्या आ जाएगा, ये आने वाली। तो उन्होंने हेल्डेन ने क्या कहा कि ये तीन कंडीशन CO2 के डिसएसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, या इसे स्टिमुलेट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट क्या कह रहा है, इसका मतलब कि हाई O2 लो CO2 और एसिडिक हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन CO2 के डिसएसोसिएशन को स्टिमुलेट करता है, यही हेल्डेन इफेक्ट। एल्विलाइन में ऑक्सीजन गई ना, हाई O2 कहाँ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो कहाँ बना होगा, यही तो होगा। कहाँ बनता ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दो जगह कहा था, एल्विलाइन लेवल पर और किसी लेवल पर। तो एल्विलाइन लेवल की बात चल रही है यहाँ पर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता कहाँ है, ब्लड में तो बन रहा था, कहाँ बना, एल्विलाइन में लिखा था। समझ मैं वो कहना नहीं चाह रहा, जैसे एल्विलाइन यहाँ है, यहाँ ब्लड है, तो ऑक्सीजन यहाँ आई, तब तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। एल्विलाइन लिखने का मतलब ये नहीं एल्विलाइन के अंदर की बात कर रहा है, वो बेसिकली यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ तो ज्यादा ही जो O2 और CO2 ज्यादा होगा, CO2 कम है, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्विलाइन का बनने का मतलब इस जगह की बात कर रहा है। ब्लड में से निकल, ब्लड में जाएगी ऑक्सीजन तभी तो ब्लड में जुड़ेगी, वो इस जगह की बात कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है इसके अंदर की बात कर रहा है। हम लिख दिया वो कंडीशन यहाँ पर दो, यहाँ पर कह रहा है कि ये तीन कंडीशन डिसोसिएशन ऑफ CO2 को स्टिमुलेट करता है और इसे हेल्डेन करता है। आप समझो बात, एक बात याद रखिए कि ये जो कंडीशन यहाँ चल रही है ऐसे, ये तो चल रही है फॉरवर्ड में, और जब ये ऐसे चलेगी तो बैकवर्ड चलेगी। जब ये यहां पहुंच जाएगा, अब ये सारी रिएक्शन रिवर्स हो गई। इसका मतलब कि जब 60% CO2 डिसॉल्व होकर 70% इसमें 23% ऐसे पहुंचती है, तो यहां जाने के बाद ये तीन कंडीशन इस CO2 को तोड़ती है, डिसोसिएट करती है और CO2 यहां पहुंचती है, और उसी समय ऑक्सीजन यहाँ पे, क्योंकि अब ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम CO2 की बात कर रहे हैं। साथ साथ होगा वो बात अलग है, लेकिन हम ऑक्सीजन की बात तो कर चुके ना, तो वो कहा इसे बोलते हैं हेल्डेन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में CO2 वापस Cl वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, ये वापस आएंगे नहीं जाएंगे, तो इसे बोलते हैं उल्टा क्लोराइड शिफ्ट बोला हमने इसको बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। लेकिन इसे आगे नहीं देता, मैं भी आता हूँ। एक बात फिर समझो हो क्या रहा है कि ब्लड में CO2 आई टिश्यू से, 60% तो डायरेक्ट जो उसका प्लाज्मा उसमें घुल गई, 70% RBC में घुस गई, ये बना लिया, 23% RBC में घुस के ये बना लिया, और अब ये RBC के अंदर है और RBC प्लाज्मा में है और दोनों में ब्लड है। इसका मतलब सब कुछ ब्लड में है। अब ये यहां पहुंचे एल्विलाई के पास, इसके अंदर क्या क्या है, ये भी है, ये भी है, ये कहां है प्लाज्मा में, ये कहां है अंदर, लेकिन है तो ब्लड के अंदर। अब क्या करेंगे, जैसे यहां पहुंच गए तीन कंडीशन, ये इसमें से निकलकर प्लाज्मा, प्लाज्मा से टूट जाएगा, टूट के CO2 यहां से। पहली बात आती है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Cl माइनस का जो शिफ्ट है किसके कारण हो रहा है, किसके रेस्पॉन्स हो रहा है? ऑप्शन है HCO3 माइनस, ऑप्शन है H प्लस, ऑप्शन है K प्लस, और ऑल द अबव। आया क्वेश्चन पूछना, Cl अंदर आए, हेम्बल क्लोराइड शिफ्ट है, इसका मेन कॉज क्या है, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? HCO3 माइनस, H प्लस, K प्लस और ऑल ऑफ द। तुम्हारी क्या राय है?
तो ऐसा अलग अलग नहीं रहते NaCl कभी मैं पूछ रहा हूँ NaCl जब हो तो वो हमेशा NaCl ऐसे जोड़ेगा कुछ Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग मिलते हैं तो वैसे अलग अलग से क्या वियोग करना है तो वैसे ही नाम हिस्सेदारी में नहीं है ना सर है जी आपकी क्या राय है ये तो एक्सिल माइनस है हाँ अड़े हुए बेटा पूछो क्यों आपकी क्या राय है आप अपने आंसर को जस्टिफाई कैसे करेंगे आपको समझ नहीं आता तो आप बताएं कैसे आपने इसे क्यों मान लिया चले सर अगर के प्लस है तो पॉजिटिव मान की कंसेप्शन ज्यादा होगी तो नेगेटिव मान की इसलिए माइनस मिलेंगे आप क्या कहना चाहेंगे किसके रेस्पॉन्स में Cl आयन अंदर आए K के कारण H के कारण HCl के कारण सबके कारण सबके K प्लस की वजह से ना K प्लस के साथ आ रहा है ये कलयुग में कोई किसी के पास चलाता है लेकिन कॉज ये नहीं है कॉज है ये HCO3 माइनस जब तक ये बाहर नहीं गया जब तक आयनिक इक्विलिब्रियम बैलेंस था डिसबैलेंस तब हुआ जब बाहर नहीं गया गड़बड़ तब हुई जब HCO3 बाहर आया सीधी बात है ऐसे याद कर रहे हो क्या हुआ जब तक HCO3 माइनस बाहर नहीं आया तो क्या कोई आयनिक बैलेंस में गड़बड़ी थी जब तक वो बाहर नहीं था तब तक सब सही था जैसे वो बाहर आया गड़बड़ी स्टार्ट Cl अंदर आधारित में क्या बात समझ आ सकती है तो टिश्यू लेवल पर जितनी भी CO2 बनी हम उसमें क्या माना 100% 7% गई प्लाज्मा से 23% गई कार्बोनिल हीमोग्लोबिन से 23% गई सोडियम बाइकार्बोनेट से अब H और HCO3 जैसे ही बने तो HCO3 माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा इसकी और जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन नहीं रहेगा आरबीसी की मेम्ब्रेन H प्लस के लिए भी इम्परमिएबल है HCO3 बाहर चला जाता है H प्लस नहीं आ पाता था अब HCO3 माइनस आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में आ जाएंगे और HCO3 माइनस प्लाज्मा में NaCl के पास पहुंचकर Na से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 अपने पीछे H प्लस छोड़कर आया है H प्लस का मतलब एसिडिक कंडीशन और एसिडिक कंडीशन का मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल इसलिए इसे बफर बनाना है बफर करने का मतलब इसकी पीएच को मेंटेन करना है इसलिए हमारे पास KHbO2 प्रेजेंट है KHb बना देगा KHb प्लस O2 और K को रिप्लेस कर देगा H बात समझ में आ गई अब इसी NH2 ग्रुप जो है हीमोग्लोबिन का उस पे 23% अट्रैक्ट होती है दोनों जुड़कर बनाते हैं कार्बोनिलो हीमोग्लोबिन अब इन्हीं तीनों फॉर्म में CO2 चलिए कहां CO2 कहां पहुंच गई एल्यूलाई के पास और एल्यूलाई के आसपास का जो कंडीशन है 3 PO2 ज्यादा PCO2 कम और ऑक्सीहीमोग्लोबिन एसिडिक इन तीन कारणों से अब CO2 डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाती है और इसे क्या बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट और जैसी CO2 टूटी बाहर आई निकलकर एल्यूलाई से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती बाहर इस प्रकार से इसका ट्रांसपोर्ट हो गया तो प्लाज्मा में 77% और 7% डिसॉल्व फॉर्म में 70% NaCl3 के फॉर्म में ठीक बात अब Cl कंटेंट हायर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आरबीसी में या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में Cl कंटेंट ज्यादा कहां होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की आरबीसी में या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आरबीसी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की आरबीसी में क्लोरीन बाहर से आई है दूसरा pH of which blood is low oxygenated or low deoxygenated pH low deoxygenated blood ये CO2 ज्यादा जहां वही ज्यादा एसिडिक जितनी ज्यादा एसिडिक उतना लो pH
ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आरबीसी में सीएल कम होता है ज्यादा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आरबीसी में सीएल कम ज्यादा? कम। H प्लस ज्यादा कम? कम। पीएच हाई लो? डिऑक्सिजन में उल्टा, आरबीसी में सीएल ज्यादा, H प्लस ज्यादा, पीएच लो। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजन ब्लड? पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिस्टेमिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सिस्टेमिक वेन में डीऑक्सीजनेटेड। अब इसमें लास्ट टॉपिक रह गया आपका रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग का छोटा सा टॉपिक है डिसऑर्डर। कल खत्म होकर फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कल आगे का ही पढ़ के, ठीक है? ऐसा करिए भाई, कैसा करना? सेव करने के ऐसा कुछ सेव